For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पढ़ना शुरू किया था और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये एक एक्ट है जो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो एक गैप बना हुआ है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। इसमें हमें देखना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी तब तक किसी काम को पूरा नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई पावर ना दिए जाए, और ये पावर उनको लॉ से मिलेगा और उनको कुछ जो है वो डिस्क्रेशन ना मिले, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के काम करने का अधिकार। यानी कि अगर सिचुएशन सेम भी है तो भी वो चाहे तो इस सिचुएशन में ये चीज इंप्लीमेंट करे और इस सिचुएशन में किसी और चीज को क्या करे, इंप्लीमेंट करे। हमने इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था जिसमें हमने नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख लिया, हमने जो है वो सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख लिया जिसमें हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लॉ के सोर्स जो है वो कहां कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, फिर ऑर्डिनेंस और किसमें, चार चीजें थी। पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारा स्टैट्यूट, तीसरा ऑर्डिनेंस और जुडिशियल, हाँ जी, जुडिशियल डिसीजन, बिल्कुल ठीक। तो ये चार जो है वो जगह थे जहां से हमें क्या मिला हुआ था, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाने के हमारे पास क्या थे, सोर्सेस थे। फिर हमने पढ़ना शुरू किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन, और इसमें हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडी को कुछ क्या दिए गए, डिस्क्रिमिनेटरी राइट दिए गए। लेकिन जब ये राइट दिया गया तो उस राइट के साथ कहा गया एक कंट्रोल मैकेनिज्म भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि अपने उस राइट को वो आर्बिट्रेरली क्या करे, यूज करे। तो वैसे केस में उन्होंने कहा जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इस एक्शन को हम लोगों ने जो है वो कितने तरीके से कंट्रोल किया था जुडिशियल रिव्यू के तहत, कौन कौन सा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा, तीसरा ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। कॉन्स्टिट्यूशन पे फिर हमने कितने पार्ट बनाए थे, एक था डेलीगेशन और एक एक्सरसाइज। फिर हम लोगों ने जो है वो डेलीगेशन में बहुत सारे केस देखे थे। एक्सरसाइज को हमने कितने पार्ट में बांटा, कौन कौन सा, एब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन और एक नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, जब हमने बात की थी एब्यूज ऑफ किसकी, डिस्क्रेशन की, तो उसमें भी हमने 4-5 टाइप देखे थे। फिर हम आए थे माइंड पे, तो माइंड में कितने देखे थे, 3 देखे थे। फिर इसके बाद हम आए थे अगले पे, स्टैट्यूटरी पे, और स्टैट्यूटरी पे जब हम आए तो वहां भी हमने क्या किया था, 2 पार्ट देखा था। फिर हाँ जी, एक हमारा था रेफरेंस लेना और एक हमारा अपील वाला पोर्शन था। फिर उसके बाद हम आए तीसरे पे, तो हमारा तीसरा क्या था, ऑर्डिनरी, जिसको इक्विटेबल। उसमें हमने क्या देखा था, इंजंक्शन। इंजंक्शन को हमने कितने पार्ट में बांटा था, 2 में, कौन कौन सा, प्रोहिबिटिव और 2 ही था। ठीक है, प्रोहिबिटिव को जो है वो कितने कैटेगरी में बांटा, एक था हमारा नहीं, हमने इंजंक्शन को जो है वो एक बांटा था प्रोहिबिटिव और एक हमारा मैंडेटरी। फिर हमने जो है वो इसमें जो है, और जो हमने मेन बनाया था इक्विटेबल, उसमें एक एस्पेक्ट इंजंक्शन था, एक डिक्लेरेटरी ऑर्डर था, और एक हमारा क्या था, ठीक है, एक्शन फॉर डैमेज, जिसमें से हमने इंजंक्शन को बांटा था प्रोहिबिटिव और मैंडेटरी। प्रोहिबिटिव को बांटा था 2 कैटेगरी में, कौन कौन सा, इंटरलोकेटरी या इंटरिम, और दूसरा, ठीक है। फिर हमने जो है जो मैंडेटरी जो है वो क्या था, इंजंक्शन, जिसमें बोला था ठीक ये उल्टा है, किसके उल्टा है, ये आपके प्रोहिबिटिव में बोलते हैं मत करो, और उसमें बोलते हैं आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर हम आए थे किस पे, डिक्लेरेटरी एक्शन पे आए थे, और फिर पढ़ा था एक्शन फॉर डैमेज। इन चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, और अब हम लोग हमला करने जा रहे हैं किस पे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। चलिए यहां तक बताइए, कोई गिला शिकवा, कुछ पूछना है, बढ़े आगे। देखिए
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा गया कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अपने पावर का इस्तेमाल करे, अपने डिस्क्रेशन का क्या करे, इस्तेमाल करे, जरूर करे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको एक और भी राइट दिया है। वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि आपको बिना जो है वो कोई चीज बताए या आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए बिना कहीं किसी तरह का पावर का इस्तेमाल जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी ना करे। यानी आपको अपनी बात रखने का मौका जरूर दे, उसी को कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे अगर आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इस्तेमाल किया गया या आपको जो है वो सुनने सुनाने का मौका दिया गया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग सुनने सुनाने लायक नहीं रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए जहां पे आपके इस चीज को प्रोवाइड किए जाने पे खतरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वहां पे आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं दिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ये हुआ दूसरा पार्ट। एक वर्ड क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरा है इसका एक्सेप्शन। और इसका तीसरा पार्ट जो है वो ये है कि तीसरा पार्ट बेसिकली कहता है कि अगर कहीं भी आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं दिया गया, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपका राइट था, तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा, कैसे जो है वो लायबिलिटी इंपोज होती है गवर्नमेंट पे, और उस केस में कैसे उन्हें भी जो है वो लोगों को डैमेजेस यानी उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। गवर्नमेंट और उनके जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है, उन सबको अकाउंटेबल किया गया। तो ये सारा कुछ हम लोग को अब क्या करना है, इसमें देखना है। चलिए तो जरा बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सबसे पहला रूल जो है वो कहता है रूल अगेंस्ट बाइस्ड, यानी निमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। निमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, जिसका मतलब है रूल अगेंस्ट बाइस, जिसमें आता है पिक्यूनरी बाइस, पर्सनल बाइस और सब्जेक्ट मैटर बाइस। और दूसरा रूल जो है वो है रूल फॉर फेयर हेयरिंग, यानी ऑडी अल्टेरम पर्टेम। अब ये दो चीज हमें जानना है, और खुद ब खुद इसके सारे सेगमेंट वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम लोगों ने जब सोर्स किया अभी थोड़ी देर पहले, नहीं पढ़ा था हमने, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो कैसे बड़ा सा वो लगता था, लेकिन जब चीजों को कर करके बैक हो करके देखा तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर हमें क्लियर है। तो ये इसीलिए मैंने ये इस तरह से पिक्चर बना दिया कि ये हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। तब हम लोग आएंगे एक्सेप्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस, और तब आएंगे नॉन इफेक्ट ऑफ, यानी अगर नहीं दिया तो क्या होगा, नॉन इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जब आपने नहीं दिया तो क्या होगा, और तब आएंगे लायबिलिटी, तब आएंगे डैमेजेस में। तो चलिए पहले जरा देखते हैं रूल अगेंस्ट बाइस। रूल अगेंस्ट बाइस जो है वो तीन मेजर पार्ट में है। एक है पिक्यूनरी बाइस, एक है पर्सनल बाइस और एक है सब्जेक्ट मैटर बाइस। तो पिक्यूनरी बाइस के बारे में कहा गया कि अगर कहीं भी कोई भी ऐसा बंदा किसी चीज को डील कर रहा है, जिस पर्सन का वहां पे जो है वो क्या है, जिस पर्सन का वहां पे जो है किसी तरह का जो है वो मॉनेटरी जो है वो कंसर्न इन्वॉल्व है। पिक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी, पैसा का कोई कंसर्न क्या है, इन्वॉल्व है। तो वैसे केस में कभी भी ये नहीं माना जा सकता है कि वो अनबाइस्ड होकर के क्या किया है, फैसला सुनाया है, या अनबाइस्ड होकर के अपने किसी अधिकार का यूज किया है। हमेशा माना जाएगा कि वो बंदा क्या था, बाइस्ड था, और ऐसे केस में उनका कोई भी एस्पेक्ट जो है वो नहीं कंसीडर किया जाएगा कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या किया होगा, फॉलो किया होगा। अब ये बात चाहे आप कोर्ट के लिए कहिए, चाहे आप ये बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कहिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। साफ तौर पे कहा गया इवन कोर्ट तक में, अगर जज का कोई भी जो है वो मामला, क्योंकि जज ही है, कहीं कोई बंदे ऐसे आ गए जिस कारण से उनका उसमें जो है वो पिक्यूनरी इंटरेस्ट क्या है, पैसे का कोई लेन देन या पैसे का कोई मामला इन्वॉल्व है, तो उस केस में उन्हें बता देना पड़ता है कि ये जो है वो मुझसे रिलेटेड व्यक्ति है या मेरा इसके साथ बिजनेस है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। कहा गया 2 रुपया का भी अगर इंटरेस्ट है तो वो माना जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वो फुलफिल नहीं किया होगा, वो क्या हुआ होगा, बाइस्ड हो गया होगा। ये प्रिजम्पशन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे पिक्यूनरी का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरह से मॉनेटरी कंसर्न इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में
किसी अथॉरिटी के द्वारा लिया गया एक्शन या कोर्ट के द्वारा लिया गया प्रोसेस में माना जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया होगा। क्लियर है ये बात? और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अमाउंट कितना छोटा था। हाँ, किसका? कहां पे आप हैं? इसका मतलब है विचलित करना, विटिकेट द एजुडिकेशन। मतलब हिंदी में अगर वो डेविएट, तो विडिकेट का मतलब क्या हुआ? डेविएट। और वो जो है वो सही तरीके से जो है वो क्या नहीं करेंगे? एजुडिकेशन नहीं करेंगे। मतलब उसको डायरेक्शन अलग चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व है? उनका पैसा इन्वॉल्व है। अच्छा याद कीजिए, पिक्यूनरी इंटरेस्ट को लेकर के, रुकिएगा जरा, बीच में नहीं बोलना है। पिक्यूनरी इंटरेस्ट को लेकर के मैंने 2 जगहों पे लाइसेंस को लेकर के मैंने कुछ कहा था कि सिंस इसमें पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और यही वर्ड मैंने यूज किया था, इसीलिए जो है ये वाला लाइसेंस ये नहीं दे करके इससे पहले इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और ये मैंने सब्जेक्ट बता दूं, 4 हैं, बताना पड़ेगा। सीएमएसएल को पढ़ाते वक्त, टॉपिक नहीं बताऊंगा, सीएमएसएल पढ़ाते वक्त मैंने कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल किया है, जिसमें से 2 तो कंपल्सरी, 2 तो कंफर्म है मैंने किया है। आपको कम से कम वो 2 जगह जरूर बताने हैं कि वो क्या एस्पेक्ट था जहां मैंने बोला था कि यहां पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए जो है वो ये प्रोसेस ऐसे नहीं होकर के ऐसे होगा। अब आपको ये ऐसे और कहां बताया था ये बताना है। सिर्फ हाथ उठाइए, बताइए कैसे बात है। पहले डिपोजिटी वाला बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, ये बात जरूर बोलना है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं? पिक्यूनरी इंटरेस्ट की। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या चाहेगा? डिपोजिटरी क्या चाहेगा? जितने भी लोग, भेड़, बकरी, चूहे, बिल्ली, जो भी हो, अगर किसी को भी जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है तो मेरे दरबार में आए, और मेरे दरबार में अगर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस दे देंगे, क्योंकि वो मुझे क्या देगा? और याद कीजिए, यही वर्ड मैंने बोला था, उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट क्या है इसमें? इन्वॉल्व है। इसीलिए बोला गया कि लाइसेंस जो है वो इसीलिए जाएगा, तो क्योंकि डिपोजिटरी से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम ना खराब कर दे, लेकिन जाएगा रूट होकर के, और किसके थ्रू? सेबी। हाँ, इनका रिकमेंडेशन जो है वो जरूर रहेगा। तो देंगे हम डिपोजिटरी को, वो किनको देंगे? सेबी को, और तब वहां से होकर के लाइसेंस आएगा। एक तो ये था, आया ना वर्ड पिक्यूनरी इंटरेस्ट। अब आप सोचिए कि यहां पे आया तो मेरा दिमाग वहां गया, तो ऐसे ही करके जब, अभी तो आपने बाकी चीज नहीं पढ़ा है, तो जिस दिन आप प्रोफेशनल भी पढ़ लिए होंगे, और गलती से जब आप प्रोफेशनल में आइएगा तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट ही मैं पढ़ाऊंगा गलती से। मतलब शायद मेरे पास टाइम नहीं रहा तो कहीं कुछ करना पड़ा तो करना पड़ा, लेकिन प्रोफेशनल में पता नहीं क्यों, ये नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत काबिल समझता हूं, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे माँ बाप को थोड़ा अपने बच्चे से नहीं लगा हो जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं हम सबसे ज्यादा क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है कि कहीं जो है वो कोई जो है वो इन्हें हिला डुला ना दे, तो उसमें तो मैं किसी को जल्दी इन करने नहीं देता, तब तक जब तक कि मेरे पास जो है वो एक लिमिटेड टाइम ही तो होते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कंप्लीट मोड में, और मजेदार बात ये होता था कि जो लास्ट टाइम का आपका फेस टू फेस था मेरा, उसमें 80 में से 80 पास थे प्रोफेशनल, फर्स्ट शॉट, और सारे ग्रुप दे रहे थे। कमाल की बात ये थी। हाँ, लेकिन तब उसमें से, उस 80 में से मुझे लगता है शायद 78 वो बच्चे थे जो एग्जीक्यूटिव में मेरे शिकार थे। 2 शायद जो है वो सिर्फ कोई नया बच्चा था, और ये यहां नहीं, वो उस समय क्लास वहां चलती थी जनकपुर, लक्ष्मी नगर की ये बात बता रहा हूं। यहाँ पे तो अभी मैंने इधर शुरू किया आप लोगों के साथ ही। तो यहां जब हम लोग बात करने लगेंगे तो उस समय देखिएगा, जब आप प्रोफेशनल में होंगे ना, तब जब कोई क्वेश्चन मारेंगे तो आप कैसे जो है वो हिलडुल रहेंगे। कभी कभी बड़ा मजा आएगा सर, जब आ रहा होगा कि ये यहां के वहां से, और 3-3 जगह से जुड़ेगा,
और खास तौर पे जब हम लोग सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस पढ़ेंगे, उसमें जो है ड्यू डिलिजेंस में बड़े सारे एक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें सेबी भी आएगा, उसमें फिमा भी आएगा, उसमें कंपनी लॉ भी आएगा, उसमें लेबर लॉ भी आएगा, सब उसमें जो है वो आना शुरू होगा। एक और जगह बताइए, याद आ रहा है किसी को? कुछ हिंट दूं? चलिए एक बार जरा देखते हैं हम लोगों ने चैप्टर कौन कौन सा पढ़ा है। करें बात। सीएमएसएल में बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ा, उसके बाद इंटरमीडिएट उसी में पढ़ा, पार्टिसिपेंट ऑफ क्या पढ़ा, कैपिटल मार्केट सारे प्रोडक्ट्स वगैरह पढ़े थे, मतलब जिसको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, इन चीजों को खत्म करने के बाद हम आ गए थे डिपोजिटरी सिस्टम में। डिपोजिटरी सिस्टम जब खत्म किया तो किस में आए? स्टॉक एक्सचेंज के कितने काम? 3 मेजर, लिस्टिंग, डिलिस्टिंग और ट्रेडिंग, यही मैकेनिज्म था। स्टॉक एक्सचेंज चाहेगी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपकी मदद की कि कुछ तो पहुंचिए। तो वहां पे ऐसे ही मैंने आपको लेकिन हिंट तो दिया था कि आप याद तो कीजिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया है और उसमें मैं कैसे पढ़ाता हूं। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज, अभी तो आप डिपोजिटरी तक पे थे, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं तो पहला चीज तो यही आपके दिमाग में आना चाहिए था कि स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से काम। मैंने नहीं बोला ये 3 काम पढ़ लेंगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे डिपोजिटरी में और भी चीज पढ़ा, लेकिन मेजरली बोला था कौन डिपोजिटरी बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कौन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कौन जो है वो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद इसका मैकेनिज्म। तो कोर्स खत्म, मतलब वो टॉपिक खत्म। वहां पे हमने लिस्टिंग में बेसिकली पढ़ा था कि हर स्टॉक एक्सचेंज चाहेगी कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या हो, था ना उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट, क्योंकि क्या मिलते थे? सेबी ने क्या बोला, पहले हमसे क्या लो, क्या नाम है उस परमिशन का? हाँ, लेटर प्रेसिडेंट टू लिस्टिंग, जिसको LPTL बोलते हैं। हाँ, और किससे लेते हैं? हाँ, सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी। और वो जब बोल देगा तब कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज क्या देगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। कुछ याद आया? अब सोचिए, कभी अगर इंटरव्यू में मुलाकात होगी, जस्ट इमेजिन जब सारे चीज आप पढ़ चुके होंगे तो कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा। अगर मेरे जैसा 1-2 आदमी जिंदा रह गया तो कैसा कैसा। अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है टेक ओवर, मर्जर अमलगमेशन, मतलब मेरे लेवल का मर्जर अमलगमेशन। आप बहुत अच्छे हैं मर्जर अमलगमेशन, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन बात करेंगे मर्जर अमलगमेशन जिसमें मैं पढ़ाता हूं तो वो 40-40 घंटे लगते हैं, 1-1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगता है सिर्फ मर्जर अमलगमेशन में, 1.5-2 महीने का। वो वाला मर्जर अमलगमेशन भी पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ेंगे, दिसंबर के बाद शुरू करेंगे। आप लोग के अगर बददुआओं से क्या हो गए, अगर बच गए तो यहां पे पिक्यूनरी बाइस का मतलब एक अठन्नी भी है तो क्या होगा। और देखिए सेबी तक ने बोला कि नहीं, पैसा अगर इन्वॉल्व है तो ये बाइस क्या होंगे, हो ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भी पैसे का क्या है, अगर जो है वो इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे केस को हम क्या मानेंगे कि भाई इसमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया होगा। पर्सनल बाइस, ये तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, सिंपल ही चीज है। पर्सनल बाइस का मतलब है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो भी किसी के साथ मेरा कोई ना कोई पर्सनल रिलेशन है। पर्सनल रिलेशन किसी तरह के हो सकते हैं, वो फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी उसके कारण मेरा कहीं ना कहीं क्या होगा, जो मैं डिसीजन लूंगा वो अफेक्टेड होगा, सिर्फ किसी के कारण, पर्सनल रिलेशन के कारण। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, पर्सनल बाइस। जैसे अगर मान लीजिए किसी इंटरव्यू में मैं हूं और उस इंटरव्यू में आप पहुंचे हैं, अगर मैं ये बोल भी देता हूं कि इसमें कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, तो बोलते सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं और बेदर्दी से उनके साथ बिहेव करूं, ना कि उन्हें क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा कि ये ले एक लड्डू जैसा एक क्वेश्चन ले ले और बता दे कि जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से मेन काम है। नहीं, अगर पूछना ही रहा तो क्यों ना ऐसा पूछा जाए कि बताइए कि क्या प्रोसीजर है जब हम डिलिस्टिंग करते हैं, और डिलिस्टिंग जो करते हैं वो हम विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी करते हैं, तो या कुछ ऐसा
जिसमें पूछ दिया जाए कि पब्लिक अनाउंसमेंट और पब्लिक नोटिस, इन दोनों का क्या रिलेशन है डिलिस्टिंग के केस में? नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा आपके लेवल का लगेगा। मैं तो आप लोगों को ही सम्मान देना चाहता हूं, वरना आप लोग को बुरा लगेगा कि हम इतने समझदार और ऐसे नालायक इंटरव्यूअर ऐसा टुच्चा सा क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन भी पूछे तो कुछ हमारे स्टैंडर्ड का पूछे। तो अब यहाँ पे पर्सनल बायस का मतलब यही हुआ कि अगर आप या आपके रिलेटिव कहीं जज हैं और आप उस केस में हैं, या वो अथॉरिटी हैं और आपके ऊपर कोई फैसला सुनाया जाना है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि दूसरे के साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट मैटर बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस में कहा गया कि या तो वो पर्सन या दो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, उनसे रिलेटेड कह रहे हैं पार्शियलिटी और क्या है, पार्शियलिटी और कनेक्शन टू द इशू। कोई भी मैटर जो उसमें इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि अगर आप कोई अथॉरिटी है, मामला जो है वो पेंशन का ही है, तो कह रहे हैं कि अगर वो मैटर आप पहले देखते थे तो वैसे केस में वो सब्जेक्ट मैटर हो गया, उस चीज को आप डील नहीं करेंगे क्योंकि शायद उस समय आपकी जुरिडिक्शन में वो काम आता था और आपके ही फैलाए हुए गड़बड़ है जो आप ही तक फिर पहुंचे हैं। डिपार्टमेंटल बाइस, कहीं ना कहीं पहले आप उसी डिपार्टमेंट में थे तो उस डिपार्टमेंट की क्या बचाना चाहिएगा, इज्जत बचानी चाहिए। आप देखते हैं बहुतों बार ये चीज हर जगह है। स्कूल, अगर कोई बड़ा इशू भी हो जाएगा, इवन उनके टीचर वगैरह ने किसी को धक्का दे दिया, बच्चा गिर गया, अभी एक इशू केस आया भी था, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, और वैसे केस में भी वो जो है वो छिपा रहे हैं, उनके घर वाले ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मेरा बच्चा, और सब कुछ उन लोगों के सामने, दो लोगों के सामने हुआ, फिर भी वो बता नहीं रहे। वो तो कैसे न कैसे सीसीटीवी का फुटेज मिल गया, कुछ मिल गया तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। कहने का मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी देखिएगा कि अगर पुलिस वाले ने कुछ गड़बड़ किया है तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं दबा दो मामले को। क्यों दबा दो? क्योंकि इससे हमारे महकमे की या हमारे जो फेटर्निटी की और क्या होगी, बदनामी। ये चूंकि बहुत सारे केसेस में आए इसीलिए कह रहे हैं डिपार्टमेंटल बाइस हो सकते हैं आप, कि आप उसी डिपार्टमेंट से हैं। प्रायर अटरेंस और प्री जजमेंट ऑफ इशू, इसका मतलब ये हुआ, प्री जजमेंट ऑफ इशू का मतलब है कि इस तरह के केस में पहले आपने कोई फैसला क्या किया है, सुनाया है, और आप बहुत ज्यादा उस चीज से जो है वो पहले से प्री कंसीव नोशन लेकर के बैठे हुए हैं। एक्टिंग अंडर व्हाट? डिक्टेशन, मतलब साफ तौर पे है आप खुद से काम नहीं कर रहे हैं, अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं। तो जब आप किसी के कहने पे ही कर रहे हैं तो हम कैसे एज्यूम करें कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। दूसरा क्या है, रूल फॉर ऑफ फेयर हियरिंग, जिसको बोलते हैं ऑडी अल्टेरम पर्टेम। अब आप ये याद रखिए, रूल ऑफ व्हाट, फेयर हियरिंग। इसमें कह रहे हैं, हाँ लेकिन ये मैगजीन सुना हुआ जरूर होना चाहिए, क्योंकि कितने बार वो शॉर्ट नोट्स में जानबूझ करके सिर्फ इधर वाला लिख देंगे और ये नहीं लिखेंगे, रूल ऑफ लिख देंगे, डिफाइन दिस 4 मैगजीन। तो उस केस में ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, उधर से कहीं ऑप्टर डिक्टा दे दिया, कहीं से कुछ दे दिया, ऐसे करके पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये कहता क्या है, ये एक लाइन में जरूर क्लियर रहना चाहिए। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है, कहा गया कि अगर इनमें से जो है कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो हम मान करके चलेंगे कि फेयर हियरिंग नहीं हुआ है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। इसका मतलब है हियरिंग के दौरान राइट टू नोटिस होना चाहिए या नहीं, आपने फॉलो नहीं किया है। राइट टू नोटिस समझते हैं? अब तो सीपीसी सीआरपीसी सब पढ़ा दिया, लास्ट चैप्टर में हम लोग हैं। क्या कंफ्यूजन है राइट टू नोटिस में? चाहे वो बंदा गलत किया हो या सही किया हो, ये तो केस के बाद पता चलेगा ना। तो चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे एपेलेंट हो, उसके पास नोटिस का राइट है या नहीं? राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका और एविडेंस रखने का मौका दीजिएगा या एक को? अगर नहीं दिया तो क्या माना जाएगा, आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया। राइट टू रिबर्ट एडवर्स एविडेंस, इसका मतलब हुआ राइट टू रिबर्ट एडवर्स एविडेंस। अगर कोई एविडेंस एडवर्स है
तो वैसे केस में आपके पास ये राइट है कि आप कह सकते हैं कि इस एविडेंस को शामिल ना किया जाए, और ऐसा बोलने का आपको क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस मेरा नहीं है, एविडेंस डिफेंडेंट का है, तो क्या एप्लेंट को उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मिलता है। पहले आप अपना एविडेंस दे दीजिए विटनेस को, और उसके बाद बोला जाता है योर एविडेंस प्लीज, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। लीगल रिप्रेजेंटेशन, अपने चीजों को क्या करेंगे, हम किसी लीगल पर्सन के थ्रू रख सकें, यानी एक काबिल लोग को अपने केस की जो है वो सुनवाई के लिए या पैरवी के लिए रख सकें। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, एविडेंस को डिस्क्लोज करना। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर होता है जिसमें ऑर्डर देते वक्त जज रीजन मेंशन करे, उसी को क्या बोल देते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर बोल देते। ये कंसर्न था, इसीलिए यहां पे बस क्या किया, डिस्कस किया। यानी आपके पास ये भी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत है कि अगर कोई फैसला सुनाया गया तो सिर्फ ये ना बोला जाए कि इसे जो है वो फांसी पे लटका दो, बस अब और कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा कि सारे सबूत को देखते हुए ये पता चला है कि इन्होंने पहले ऐसा किया, फिर ऐसा किया, इनका गिल्टी इंटेंशन था, ये ऐसा चीज चाहते थे जब ऐसा नहीं हो पाया, ये जितना भी चीज बना था उसको क्या करेंगे, वो रीजन करके बताएंगे, ताकि सामने वाले को पता चले कि मुझे अगर फांसी की सजा हुई है तो क्यों हुई है। आप कहिएगा सर जिसने किया उसको पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता उसे पता है या नहीं पता है, लेकिन अगर जो है उसे साबित किया गया कि वो दोषी है तो उसे एक बार दोबारा जरूर बता दिया जाए कि उसके किन किन जो है वो ऑफेंस के लिए उसे क्या दिया जा रहा है, सजा जो है वो दिया जा रहा है। एक्सेप्शंस टू नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब क्या है, नहीं मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ, नहीं मिलेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, नहीं मिलेगा अपनी बात रखने का, लेकिन वो गलत भी नहीं माना जाएगा और वो जस्टिफाइड होगा। सिचुएशन नंबर देखिए क्या क्या है। अब इसमें इन सिचुएशन में एक है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, एक है इमरजेंसी, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, एकेडमिक इवैल्यूएशन और इम्प्रैक्टिबिलिटी। इम्प्रैक्टिबिलिटी, ये 5 सिचुएशन है जो एक्सेप्शन है किसका, चलिए देखिए जरा। स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन का मतलब लॉ ने साफ तौर पे लिख दिया है कि इस तरह के सिचुएशन में कहीं भी किसी भी तरह का जो है वो कोई भी जो है वो सुनवाई का मौका नहीं देना है, डायरेक्ट सजा सुना देना है। तो कह रहे हैं एक्सक्लूडेड बाय व्हाट, लॉ नहीं मना किया हुआ है। वेयर द स्टैट्यूट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोविजन इज ट्रीटेड एज मैंडेटरी एंड अथॉरिटी इज बाउंड बाय इट। When the statute is silence, तो वैसे केस में यहां ऑब्जर्वेंस का मतलब सुनवाई है, यानी फैसला करना। तो where the statute is silent as to the observance of the principle of, यानी प्रोवाइड करना, such silence is taken to imply the observation thereto। अगर किसी स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि no need to provide reasonable opportunity of being heard या principle of natural justice, तब अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कहीं किसी तरह का जो है वो एक्सेप्शन नहीं माना, कहीं किसी तरह का जो है ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे ये बात लिखी हुई नहीं है, लॉ साइलेंट है, तो हम क्या माने, वहां पे हाँ माने, देना जरूरी है या देना जरूरी नहीं है, क्या ट्रीट करें हम। कहा गया कि अगर लॉ ने कुछ नहीं लिखा है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया है, तो इसका मतलब है हर केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या करना है, देना होगा। अगर किसी एक्ट में साफ तौर पे एक्सक्लूड किया हुआ है, देन ओनली इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। बट इफ स्टैट्यूट इज साइलेंट, दिस मीन्स स्टैट्यूट हैज प्रोवाइडेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्लियर है ये बात। चलिए अब यहां कहते हैं इमरजेंसी। कोई ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और मामला इमरजेंसी का है। अगर आप केस लॉ को देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हालांकि ऐसा कोई कमेंट जो मैं दे रहा हूं ये मेरा ओपिनियन नहीं है,
मैंने भी ये चीजें जो है वो न्यूज वगैरह में सुना है, बड़े लोगों की बात है, तो मैं भी उसी चीज को आपसे शेयर कर रहा हूं। तो सुनी सुनाई चीज ही ये मैं बता रहा हूं, यू कैन कंसिडर इट एज हेयर से, न्यूज वगैरह में मैंने भी सुना था कि इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा खुन्नस थी मेनका गांधी से। रीजन ये था कि उनके मर्जी के खिलाफ जो है वो संजय गांधी ने शादी की थी, और इंदिरा गांधी राजीव गांधी से भी ज्यादा संजय गांधी को मानते थे। तो होता है ना कि जिनको आप ज्यादा मानते हैं, अगर वो बात ना माने तो बहुत ये, और माना जाता है ऐसा कि इंदिरा गांधी बहुत ही स्ट्रांग लेडी, पॉलिटिक्स और बाकी चीज के लिए कुछ भी कर जाए। फिर ये चीज एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में और एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई ऐसे नहीं बोल सकता। मैंने भी कहीं सुना था कि कहीं जो क्रैशेस प्लेन वगैरह हुए हैं, लोग कुछ कहते हैं कि शायद किसी ने करवा दिया, क्या किया। तो उस समय उनके डेथ के बाद से मेनका गांधी उस समय जो है वो प्रेग्नेंट थी, और वैसे हालत में उनको घर से निकाल दिया गया था। और सोचिए, उतने बड़े खानदान की बच्ची थी, मतलब जो भी थी मेनका गांधी, इंदिरा गांधी की बहू थी, यही नाम काफी है, नेहरू परिवार के वारिस। और तब जो है उन्हें उसी कंडीशन में निकाल दिया गया था कि आपको जैसे रहना है रहिए, और हम आपको पहचानते नहीं है। उस दिन से इन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी शुरू की, बहुत संघर्ष किया, और तब जो है वो वरुण गांधी इस तरह से चीजों में आए। उसी समय उनकी ही सरकार और बहुत चीज थी, कांग्रेस की बहुत दिनों तक रहे। तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब उस समय कांग्रेस ही है, यानी कि गवर्नमेंट उनकी ही थी। तो इनके जो है वो पासपोर्ट, इनको जो एयरपोर्ट पे डिटेन कर दिया गया था, पासपोर्ट जब्त कर दिया गया कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अब जो है वो इन्होंने गुहार लगाई, और कहा जाता है कि कोर्ट भी उसका जो शासन में रहे और जो बहुत स्ट्रांग है, उसके अगेंस्ट फैसला सुनाने में कोर्ट को भी बहुत बार सोचना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वरना ये कोर्ट की तौहीन होगी, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा क्या है, लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो कोर्ट भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गवर्नमेंट से। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट जब्त किया गया वो गलत नहीं था, क्योंकि अगर जब्त नहीं किया जाता तो वो बाहर चली जाती, और अगर चली जाती तो शायद कुछ ऐसा एविडेंस उनके पास था देश से रिलेटेड जो कहीं बाहर चला जाता। तो इसीलिए जो है वो उनके जो है वो पासपोर्ट को इंपाउंड कर लिया गया। इंपाउंड करने का मतलब होता है जब्त करना, कब्जा कर लेना। आगे आप भी खुद समझदार हैं, एक लेडी जिनके हस्बैंड की थोड़ी दिन पहले डेथ हो गई थी, और वो किसी भी तरह से सत्ता और बाकी चीजों में नहीं थी, तो क्या उनके पास था जो वो देश का लेकर के चली जाती और उससे जो है वो चीजें गड़बड़ हो जाती। एनीवे, तो जजमेंट ये आया बेसिकली कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो कहीं बाहर जा सकती थी, लेकिन फिर हुआ कि बात कहीं ज्यादा ना फैले, तो नीचे जो है एक एस्पेक्ट दिया गया कि हमने उनके पासपोर्ट को जब्त उस समय जरूर किया, लेकिन जब्त करने से पहले उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन उसके बाद तो अधिकार उनके पास है कि अपने पासपोर्ट को लेने के लिए वो केस फाइल कर सकते हैं, वो अधिकार हमने नहीं छीना था, बहुत मेहरबानी की थी। तो इसीलिए एक ग्राउंड बन गया उसके बाद से, और वो ग्राउंड बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इट कैन बी कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ लॉ। और जिस समय संजय गांधी हुआ करते थे, ही वॉज मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फ्रॉम द कांग्रेस साइड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और वो थोड़े बेबाक थे, और बेबाक का मतलब है कि इतने स्ट्रांग कि अपने माँ के अगेंस्ट बोल सके, और ये कोई और माँ नहीं थी, उस माँ का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था। तो माँ और श्रीमती इंदिरा गांधी एज ए माँ, दोनों में बहुत का अंतर है। तो वो जो है वो इस नेचर के थे, तो शायद उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी इस नेचर के रहने के कारण। तो पायलट, उनको फ्लाइंग का भी शौक, जरा सोचिए कितने डायनेमिक पर्सन, पायलट भी थे वो, और जिस प्लेन क्रैश हुआ था उसको वो खुद फ्लाई कर रहे थे, लेकिन प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। वो तकनीकी खराबी जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर के बेटे चलाने जा रहे हैं,
उस प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई और बिना जांच के जो है वो टेक ऑफ कर लिए, समझ रहे हैं। और वो प्लेन जो है वो कोई जो है वो बाकी प्लेन और कार्गो प्लेन नहीं था जिसमें माल भरा जाता है कि कहीं से कुछ शॉर्ट कर जाएगा। हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है रसा से मंगाया हुआ स्पेशल प्लेन था, क्योंकि वो बहुत शौकीन थे, उनको शौक था फ्लाइंग का। तो रसा का वैसे ही टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त। बाद में रशियन गवर्नमेंट से पूछा भी गया था कि ऐसा आपने कैसे बनाया जिससे जो है उसमें तकनीकी खराबी आ गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे आज तक के किसी भी इस कैटेगरी के प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं आई है। मतलब डायरेक्ट उनका कनेक्शन यमराज से सीधा सीधा हो रहा था, तो उनको वहां तक पहुंचना था। तो इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ इमरजेंसी का मतलब है कि उस समय अगर वो नहीं किया जाता तो चीज बिगड़ सकता था। तो वैसे केस में उनके पासपोर्ट को जब्त करने से पहले उन्हें कोई भी जो है वो अपने बात को रखने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन कहा गया कि बाद में उनके पास ये राइट था कि वो अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए कानून के हर उस जो है वो प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आता है। लेकिन लेने से पहले उनको ये पावर नहीं दिया गया और कहा गया ग्राउंड क्या है? इमरजेंसी। तो एक हमारा है जब स्टैट्यूट नहीं मना किया है, दूसरा हमारा है जब क्या है? इमरजेंसी। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, ये बेसिकली कहा गया कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें अगर कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर से कोई गलती हुई, या नहीं कह सकता गलती हुई, अगर उस ऑफिसर के ऊपर कोई इल्जाम लगा कि इन्होंने जो है वो ऐसा गलत काम किया है, तो ये पता तब चलेगा कि उन्होंने वाकई ऐसा किया, मतलब वो जो है वो दोषी है या निर्दोष है। कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, ये कब होगा? जब क्या किया जाए? इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद डिसीजन आए। लेकिन कहा गया कि इस दौरान अगर वो यहां पे रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन अफेक्टेड होगा। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर को बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए हुए सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसा एक जगह नहीं, रेलवे एक्सीडेंट अभी कौन सा बहुत से जगह था, उड़ीसा में कौन सा जगह था? हाँ, बालासोर, वही वो आ रहा है उसके, बालासोर उड़ीसा में ही है, तो यही जगह था ना। तो वहां पे एक्सीडेंट हुआ था, बड़े सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया। इंक्वायरी होगी, उसमें से कुछ वापस आएंगे, कुछ हमेशा जाएंगे, लेकिन जो सस्पेंड किया गया उससे पहले कोई नोटिस कहीं कुछ भी नहीं, जो प्राइमा फेसिया मिला वो क्या हो गया? सस्पेंड। आपने फॉलो किया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? नहीं। तो कहा कि इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन के केस में फॉलो करने की जरूरत क्यों? क्योंकि सस्पेंड करने के बाद तो हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? प्रोसेस से कार्रवाई करेंगे, और क्या करेंगे? उस केस में जो है हम उनको पूरा मौका देंगे कि अपना एविडेंस और बाकी चीज क्या कर सके? पुट कर सके। यही यहां पे एक केस भी है, और यह है अभय कुमार वर्सेस के श्रीनिवासन। An order was passed by the college authorities debarring the student from entering the premises of college and attending the class till the pendency of a criminal case against him for stabbing a student. पता चला कि एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया। कहा कि जब तक इस चीज का जो है क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब तक हम आपको आने नहीं देंगे। कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को का सही में जो उनको मौका तो नहीं दिया गया, लेकिन इस केस में हम चाहें तो उनको मौका नहीं दे, क्योंकि मामला ही बहुत गंभीर है। आज एक को चाकू मारा, कल को जो उनका मूड बिगड़ा एक को और मार करके जाएंगे। तो इसलिए कहा जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि, और अगर साबित हो गई तब तो आपको मौका मिलेगा, जेल में मारते रहिए चौका। लेकिन अगर जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है वो क्या निकले, अगर जो है आप बेगुनाह भी निकले, तो इतने दिन तक आप क्या रहिए? कॉलेज के बाहर रहिए, क्योंकि लोगों के सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो हम आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन क्या करने का? अपने आप को निर्दोष साबित करने का। लेकिन जो पहला लेवल का सजा हमने आपको सुनाया कि हम आपको तब तक के लिए कॉलेज से क्या करते हैं? रेस्ट्रिकेट या सस्पेंड करते हैं, तब तक या रोकते हैं कि आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं, इसके लिए हम आपको नेचुरल जस्टिस नहीं दिए, तो वो एक्सेप्शन है। एकेडमिक इवैल्यूएशन, आपका एकेडमिक इवैल्यूएशन किया गया, और एकेडमिक इवैल्यूएशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया, कॉम्पिटेंट टीचर ने किया, और कहीं आपको कोई मौका नहीं दिया गया कि आप अपनी बात को रखिए। आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया कि आप इतने होनहार और आप इतने नालायक।
देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉ तक कह रही है कि अगर ऐसा किया जाए तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत भी नहीं जा सकते हैं कि नहीं टीचर ने मुझे कोई मौका कहां दिया अपनी बात रखने का, मैं लगातार आपको पढ़ा ही रहा हूं, तो मुझे जो है वो कंप्लीट जो है वो इवैल्यूएशन आपका पता है। तो अगर मैं उस बेसिस, अब किसी ने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं लेकिन वो भी सीएस में टीचर है और वो आकर के आपको इवैल्यूएट अगर करते हैं, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के एक्सेप्शन में आएगा या नहीं? कहा गया नहीं, उनके केस में ये चीज अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो इवैल्यूएट करने के लिए इफिशिएंट पर्सन नहीं है। लेकिन शुरू से मैंने 4-4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए, तो बताइए मैं इफिशिएंट पर्सन हुआ या नहीं आपको इवैल्यूएट करने के लिए? तो अगर मैंने किया और आपसे कुछ अब और नहीं पूछा, मैंने अपना ओवरऑल इवैल्यूएशन करके चीज दे दिया, तो दिस इज नॉट द इंफ्रिंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन ऐसा कभी भी अगर होगा तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के केस में नहीं होगा। भले मैं आपको शुरू से भी जान रहा हूं, लेकिन अगर कहीं मुझे आपको क्लास से निकालना रहे कि आपने कुछ ऐसा चीज किया, किसी बच्चे को पीट दिया या कुछ और किया, तो उस केस में मुझे आपको पहले मौका देना पड़ेगा कि बताइए आपने जो है वो मनमीत को जो है वो क्यों पीटा, या मनमीत का सामान क्यों छीन लिया, मनमीत को क्यों धक्का दे दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मौका आपको देना पड़ेगा। इस केस में मैं क्या नहीं कर सकता? डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि आप क्लास से क्या हो जाइए, बाहर चले जाइए। लेकिन अगर मैंने इवैल्यूएशन करके दे दिया कि मनमीत रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक 3, ये रैंक 4, तब आप ये नहीं कर सकते सर आपने तो हमें मौका दिया ही नहीं, रैंक 4 कैसे लिख दिया, हमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये अलाउड यहां पे नहीं। क्लियर है? इम्प्रैक्टिबिलिटी यानी कि वो चीज कर पाना जो है वो प्रैक्टिकल, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए खुद सब समझ में आ जाएगा। हमने जो है वो एग्जाम को कैंसिल डिक्लेयर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कुछ सेंटरों पे हमें पता चला कि पेपर क्या हुए हैं, लीक हुए हैं। 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि मुझे जो है वो पहले जो है वो सीए के पास जाना चाहिए था और मुझे पूछना चाहिए था, बाबू आपको कुछ कहना है, हम एग्जाम को क्या करने जा रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं। फिर मैं इनसे पूछूं, बच्चे आपको भी कुछ कहना है, मैं एग्जाम को क्या करने जा रहा हूं, कैंसिल करने जा रहा हूं। ऐसे करके मैं 1 लाख लोगों को पूछता रहूं और उसके बाद क्या करूं, तब मैं बोलूं कि अतः इसलिए देयरफॉर आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस एग्जाम। क्या ये प्रैक्टिकल है? तो कहा ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो इसीलिए एग्जाम का पेपर बिना स्टूडेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिए बिना अगर कैंसिल कर दिया जाता है, तो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्लियर है? सबका एक एक एग्जाम्पल बस याद रखिएगा और यकीन मानिए कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी और वो लिख दीजिएगा, मार्क्स भी ज्यादा आएगा। ऊपर वाले पोर्शन को पूरा याद रखिएगा और ये एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा तो बहुत तकलीफ देगा और रिटेन नहीं कर पाइएगा। तो यहां पे हम लोगों ने एक्सेप्शंस देख लिया। एक बार जरा एक्सेप्शंस को बैक करते हैं। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ ने साफ लिखा है कि इस सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देने की जरूरत, लिख दिया है तो नहीं देंगे, ठीक है। इमरजेंसी वाला केस, हाँ कि हमारे पास समय नहीं है कि हम क्या करें, आपको पहले ये दे उसके बाद करें। तो जो पासपोर्ट वाला मामला है वो याद रखिएगा, मेनका गांधी वाला। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, तो अगर किसी को सस्पेंड, ये याद रखिए सस्पेंड वगैरह जो कर दिया जाता है, अब वो सस्पेंड चाहे कॉलेज से किया गया या पुलिस ने किसी को किया, पुलिस फोर्स में किसी को किया गया। एकेडमिक इवैल्यूएशन, जो बच्चे का कॉपी जो है वो के बेसिस पे जो जिन्होंने उनको पढ़ाया है या जो कॉम्पिटेंट है उन्होंने किया। इम्प्रैक्टिबिलिटी मतलब एग्जाम का क्या होना, बिना उस एग्जाम में जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था उससे बिना पूछे हुए या बिना उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिए हुए। क्लियर है? चलिए अब जरा हम आते हैं इसके किस चीज पे, इफेक्ट ऑफ व्हाट, फेलियर ऑफ, यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब है कि क्या एक्सेप्शन के केस में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल जस्टिस का, इसके केस में क्यों बात करेंगे? क्योंकि यहां तो हम कह रहे हैं कि अगर एक्सेप्शन है तब तो देने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो सिचुएशन है जो एक्सेप्शन के बाहर है।
यानी वहां प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होना चाहिए था, देना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, नहीं दिया। अगर ऐसा किया तो उस केस में क्या इफेक्ट आएगा जरा देखिए। इन्होंने यहां पे कहा ऑर्डर चैलेंज एज nullity for failure of natural justice give rise to following crucial question, was the authority required to follow natural justice? कहा गया दो ही बातें होंगी, या तो वो void होगा या क्या हो जाएगा, voidable होगा। कौन सा चीज, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिए बिना क्या किया, फैसला सुनाया, तो ऐसे केस में या तो वो void होगा या क्या होगा, voidable। अब जरा देखिए void का मतलब क्या है। कहा कि void का मतलब है कि नो ऑर्डर एट ऑल फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इट इज नलिटी एंड void ऑफ एनी शो। कि void का मतलब हो गया कि माना जाएगा कि इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हुई है सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही वो सारा एक्टिविटी ही गड़बड़ है। उसमें किसी भी एक्टिविटी में किसी भी स्टेज पे किसी भी चीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी स्टेप इज क्या, void। जैसे ऑर्डर दिया गया नोटिस का, वो भी गलत माना जाएगा। वारंट दिया गया था, या फिर जो है वो उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो समन भेजा गया, कह रहे जो भी चीज हो रहा है सब क्या है, एक एक चीज इसमें void है। ये हुआ क्या, void। voidable का मतलब होता है कि ऑर्डर वॉज लीगली वैलिड एट इट इंसेप्शन एंड इट रिमेन वैलिड अंटिल इट इज सेट असाइड बाय द कोर्ट। जब तक ऑर्डर ना आ जाए कि ये चीज जो है वो गलत हुआ है, तब तक वो वैलिड रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, voidable। फिर से सुनिए, जब तक कोर्ट फैसला ना सुना दे कि नहीं ये जो हुआ वो क्या हुआ है, गलत हुआ है, तब तक वो चीज सही रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, voidable। जो void हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब कोर्ट क्या सुना दे, फैसला। और void का मतलब है कि उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी उस केस के दौरान किए गए हैं वो सारा चीज ही क्या है, सारा चीज ही नल एंड void है, और उसमें कहीं कोई लीगल चीज इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब बात ये आया, और वो नल माना जाएगा। कहा गया कि ये तय कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। कहा ये कोर्ट के ऊपर है, कि कोर्ट बेसिकली तय करेगी कि ये जो है वो आपका void है या क्या है, voidable। अगर कोर्ट कहती है कि नहीं ये जो है वो void है, इसका मतलब है इसके दौरान जितने भी प्रोसेस हुए थे, जिनको जिनको विटनेस के लिए बुलाया गया, जो जो चीज मंगाया गया था, वो सारे चीज क्या माने जाएंगे, void माने जाएंगे, नल माने जाएंगे। लेकिन voidable का मतलब हो गया कि जिस दिन बोल दिया कि ये गलत है उस दिन गलत है, लेकिन उससे पहले जो ऑर्डर था वो वैलिड होगा। और अगर उस ऑर्डर के तहत आपने काम नहीं किया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर उस ऑर्डर के तहत आपने काम नहीं किया था तो आपने भी कॉन्ट्रावेंशन किया था ऑर्डर नहीं मानने का। ये दूसरी बात है कि हमने उस पूरे के पूरे ऑर्डर को आज के डेट में क्या कर दिया। लेकिन अगर वो ऑर्डर void था तो कोई बात नहीं है, आपने अगर उस चीज को क्या किया था, नहीं माना था। तो यही चीज यहां पे ये कह रहे हैं कि void का मतलब होता है कि शुरू से ही वो क्या है, गड़बड़ है। और voidable का मतलब हुआ कि जिस दिन कोर्ट बोल दिया बस उसी दिन से वो क्या माना जाएगा, void माना जाएगा। क्लियर है ये चीज। लेकिन ये जब वो तय करेंगे तो कहा गया was the authority required to follow natural justice। कहा गया कि ऐसा ऑर्डर सुनाने से पहले कोर्ट हमेशा सबसे पहले ये डिटरमाइन जरूर करेगी कि क्या उस ऑथोरिटी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना कंपलसरी था। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी ऐसे मामले को देख रहे थे जो कि स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन का पार्ट था। पॉसिबल है या नहीं, तो उसको वो void कर देंगे, नहीं दिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो नहीं, क्योंकि वो तो एक्सक्लूजन का पार्ट था। कहीं ये इमरजेंसी के तहत तो नहीं है पॉसिबल, कहीं ये एकेडमिक इवैल्यूएशन वाला मामला तो नहीं है, हो सकता है। तो हमने जो पढ़ा कहीं उनमें से कोई चीज तो नहीं है। क्लियर है ये चीज। तो अगर उनमें से कोई है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनमें से नहीं है तो दो बातें, या तो void या क्या होगा, voidable। और void का मतलब है कि इसके सारे एक्टिविटी शुरू से ही जो है उनमें से किसी भी इस प्रोसेस के दौरान जब ये ऑर्डर पे पहुंचे, जब ये डिक्री पे पहुंचे, तो उससे पहले 50 ऑर्डर दिए होंगे, हाँ या ना। अब तो याद होगा ना, ऑर्डर डिक्री याद है। एक केस के दौरान जितने बार बोलते हैं फलाने को बुलाया जाए, दिस इज ऑर्डर, ये डॉक्यूमेंट लाया जाए, ऑर्डर, इसको एफिडेविट पे लो, ऑर्डर, विटनेस को रिकॉर्ड में लो, ये सब क्या है, ऑर्डर। सामने वाले को जो है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ पकड़ करके लाओ,
ऑर्डर, और लास्ट में जो राइट या लायबिलिटी एसेट है वो क्या है, वो बेसिकली आपका जो है वो क्या है, डेक्री है। और जजमेंट फिर क्या है, जो आप जजमेंट का मतलब हुआ कि जो आप रीजन के साथ अपना सारा का सारा हर एक पहलू पे जो स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जितने भी पहलू, याद है ना, फैक्ट इन इशू, ये सब वर्ड याद है। तो हमने फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, कुछ ये चीजें याद हैं। तो वो जो हमारा क्या था, वो जो हमारा जो है वो फैक्ट इन क्या है, इशू। तो कह रहे हैं कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जितने भी चीज थे उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, दैट दोज ऑल थिंग्स आर व्हाट, वो जजमेंट है। तो अब यहां पे कहा गया कि अगर कोई भी चीज जो है वो वॉइड है या वॉइडेबल है, कौन तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर कोई चीज जो है वो वॉइडेबल है तो इसका मतलब है कि कोर्ट जिस दिन बोलेगा उस दिन से वो वॉइड माना जाएगा। और अगर कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर किया तो इसका मतलब उसके जितने भी ऑर्डर, जितने भी चीज जारी किए गए वो सब क्या है, शुरू से ही वॉइड है, उसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये करने से पहले, वॉइड या वॉइडेबल डिसाइड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जरूर वो देखेंगे कि क्या इस सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना की जरूरत थी, कहीं वो एक्सेप्शन वाला पार्ट तो नहीं था। बढ़े आगे। अब देखिए यहां पे एक केस है, नवाब खान वर्सेस गुजरात स्टेट। इस केस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, एक बार आप खुद पढ़िए और ये केस मुझे जो है वो समझाइए। हाँ, मामला क्या है अब जरा सुनिए। क्या ऑर्डर था, पुलिस कमिश्नर के पास पावर था, बॉम्बे पुलिस एक्ट की बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है। इसमें इनके पास पावर है कि अगर कोई अपराधी तत्व है, कोई क्रिमिनल माइंड पर्सन है, अगर इनको लगता है कि उस पर्सन का वहां रहना ठीक नहीं हो तो उसको वहां से निकाला कर सकते हैं। उनको ये राइट मिला हुआ था, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि इस बंदे को यहां से निकाल दिया जाए। निकाल दिया जाए तो उस बंदे को वहां से चला जाना है, लेकिन उसने इसको क्या नहीं किया, उसने इसको फॉलो नहीं किया, डिसोबे किया, नहीं गया वहां से। और क्या क्या वो देखिए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हिज केस ऑन अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय पिटिशनर, द हाई कोर्ट क्वेश्चन द एंटरटेनमेंट ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ, वो रिट पिटीशन फाइल किया। और रिट पिटीशन में फंडामेंटल राइट, कोई कहीं भी रह सकता है, ये कर सकता है, किसी को कहीं से हटाया नहीं जा सकता बिना उसके मर्जी के, कहीं भी रह सकता है। तो रिट पिटीशन फाइल किया। जब ऐसा किया तो हाईकोर्ट ने जो है वो उनको इस ग्राउंड पे कि अपने सामने वाले को बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिए हुए ऑर्डर सुना दिया, ये सही नहीं है और इस ऑर्डर को हम खत्म करते हैं। सीक्वेंस ध्यान से समझिएगा। पहले ऑर्डर किसने सुनाया, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, निकल जा तू यहां से, दफा हो जा। जब ऐसा बोला तो वो हाईकोर्ट गए, उन्होंने बोला देखो जी दफा कर रहे हैं, और बिना वो भी क्या दिए हुए, प्रिंसिपल ऑफ। तो बोला भाई दफा कर रहे हैं ये देखना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन बिना क्या किए हुए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिना दिए कर रहे हैं। इस बेसिस पे उन्होंने जो है इस ऑर्डर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए, द ट्रायल कोर्ट देन एक्विटेड द एपेलेंट। तो जब ही हाई कोर्ट ऑर्डर देगा तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगा, उसको एक्विटेंट बरी कर दिया। बरी करने का मतलब उनके ऊपर से सारे इल्जाम हटा दिए। ठीक। द गवर्नमेंट अपील्ड अगेंस्ट द एक्विटल। गवर्नमेंट इसीलिए क्योंकि पुलिस तो गवर्नमेंट का पार्ट होता है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं एक्यूटेटर, एंड द हाई कोर्ट कन्विक्टेड हिम फॉर डिसोबेइंग द ऑर्डर। हाई कोर्ट ही पहुंचा और बोला हुजूर जो बाकी किया सो किया, लेकिन आप इस ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, वॉइड कर रहे हैं, वॉइडेबल कर रहे हैं। तो बोला वॉइडेबल। तो बोला वॉइडेबल है तो इट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब जब तक आप इसको वॉइड नहीं कर देते हैं तब तक जो बोला गया था वो तो सही था। तो इसको तो बोला था बाहर जा, लेकिन ये बाहर नहीं गया,
अगर इसका प्रिंसिपल, अगर ये चाहे कि इसके ऊपर कोई डिसोबीडियंस ना लगे, तो इसको क्या करना चाहिए था? इसको बाहर जाकर के तब जो है वो अप्लाई करना चाहिए। यही देखिए बारीक की बात है जो आपको एडवोकेट या जब आप केस करते मुंह से निकालिए तब जो आप उनको बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको बस ये कहा गया कि आप डिसोबे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पहले वाले ऑर्डर को जो कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिसोबे का चार्ज लगेगा। हाँ, आपको जो उन्होंने निकाला कर दिया है जगह से, उस ऑर्डर को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। लेकिन जिस दिन से कैंसिल किया उस दिन से कोई आपको नहीं बोल सकता है कि यहां से कहां चले जाओ, यहां से कहीं और चले जाओ, जब तक जो है कोई ऑर्डर लेकर के ना आ जाए। लेकिन आपको जो कहा गया था निकलने के लिए, वो जो आप नहीं निकले, तो वो क्या कहलाएगा? डिसोबेइंग द ऑर्डर। द हाई कोर्ट सेड दैट द ऑर्डर इन क्वेश्चन इज नॉट व्हाट। अगर ऐसा होता तब तो कोई बात नहीं था, बट इट वॉज इनवैलिडेट ओनली फ्रॉम द डेट द कोर्ट, जिस दिन उससे पहले बिल्कुल वैलिड था। नाउ अपील बिफोर कहां? सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। क्या किया? द ऑर्डर ऑफ एंटरमेंट affected a fundamental right of the appellant in a manner which was not reasonable. The order was thus illegal and unconstitutional and hence void. सुप्रीम कोर्ट दूसरे एंगल से देखा, उसने बोला कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो है वो 19 में दिया हुआ है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रह सकता है और अपनी मर्जी से ही कहीं जा सकता है। तो इसको आपने चूंकि इन्फ्रिंज किया, तो वैसे केस में जो हम इस ऑर्डर को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, और इस पूरे चीज को हम क्या मानते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस समझ गए? देखिए पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है। बॉम्बे एक्ट ने, बॉम्बे कौन सा एक्ट? पुलिस एक्ट ने ये पावर दिया हुआ है कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि अगर कोई ऐसा जो है वो क्रिमिनल माइंड पर्सन है, तो वैसे पर्सन को जो है वो उस जगह से निकाला कर सकते हैं कि आप यहां पे नहीं रहेंगे, इस लोकेलिटी और इस एरिया में नहीं रहेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने उस चीज को नहीं माना, वहां से नहीं गए, और क्या कर दिया? उसे चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज कर दिया उसे, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये चीज जो आपको नहीं मिला, प्रिंसिपल ऑफ क्या? नेचुरल जस्टिस, वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन आपने जो है जो चीज डिसोबे किया वो था कि उस अथॉरिटी का ऑर्डर डिसोबे किया जिसको ऑर्डर देने का राइट था। अगर आपको लगता है कि आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अफेक्टेड हुआ था, तो आप उस ऑर्डर के तहत वहां से निकल के उसके बाद हाई कोर्ट में केस फाइल करते। और सिंस आपने ऐसा नहीं किया, तो जो उसने किया वो तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को चूंकि उसने फुलफिल नहीं किया, तो हम इस ऑर्डर को तो खत्म कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर से डिसओबीडियंस का चार्ज हम नहीं हटा सकते। डिसओबीडियंस का चार्ज आप पे क्या रहेगा? लगा हुआ रहेगा। क्लियर है ये बात? ये बेसिकली केस था। क्लियर? बढ़े आगे। अब आ रहे हैं किस पे? और लायबिलिटी बोले तो किसकी लायबिलिटी? गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहा गया कि दो तरह के लायबिलिटी, एक कॉन्ट्रैक्चुअल और एक क्या है? टॉर्टियस। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होता है दो लोगों के बीच में एक्सप्रेस तरह से जो कुछ क्रिएट हो उसको क्या बोल देते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल। और टॉर्टियस लायबिलिटी का मतलब था, याद कीजिए, विकेरस लायबिलिटी वगैरह। तो आपने नहीं किया है तो भी आपके ऊपर वो लायबिलिटी आएगा। अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव ने उस चीज को क्या किया है? अंजाम दिया है जो आपके कंट्रोल में है, तो भी आपकी लायबिलिटी आएगी। तो एक तो हुआ कि जिसमें मैं डायरेक्ट शामिल हूं, कॉन्ट्रैक्चुअल, और एक वो जिसमें मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी मैं शामिल हूं, उसी को क्या बोलेंगे? टॉर्टियस। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ ए स्टेट और गवर्नमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कह रहे हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो होंगे नेशनल लेवल पे, वो किसके नाम से होंगे? प्रेसिडेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? अब इसका मतलब क्या है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन करती है, गैस वगैरह बनाती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस नामी है।
ये जो है वो इंडिया के बाहर किसी कंपनी या इंडिया के बाहर के किसी कंट्री के साथ ऑयल का सौदा कर रहे हैं, तो दिस एग्रीमेंट शैल बी मेड बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट वेरी पर्सन ऑफ आउटसाइड। अब यहां कह रहे हैं कि यही अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो किसके साथ? तो गवर्नर के साथ। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एक पार्टी कौन होंगे? गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, गवर्नर बिहार, गवर्नर ऑफ दिल्ली, जो भी होगा। साथ ही साथ कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और नाम गवर्नर के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से, साइन किसके? गवर्नर और प्रेसिडेंट के नाम से। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन, और उस पे जो साइन किया जाएगा, जो एग्जीक्यूट करेंगे, वो एग्जीक्यूटेड पर्सन जो है वो ऑथराइज्ड बाय क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट और, तो देखिए तीनों चीज इनके नाम पे और इनके बिहाफ पे और इनके जो है वो ऑथराइज पर्सन ही उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे सेक्शन 229 ये में कह रहे हैं नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नर शैल बी पर्सनली लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी, पर्सनली नहीं होगा, उनका ऑफिस होगा। कंपनसेशन डैमेज अगर चाहिए रहेगा तो उस ऑफिस से जाएगा, ना कि किससे लिया जाएगा? ना ही प्रेसिडेंट या गवर्नर से। सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2991 are mandatory and therefore the contract made in contravention thereof is what? इसका मतलब है कि भारत का जो रक्षा का सौदा होगा, भारत का जो डील होगा, चाहे वो F-16 का हो चाहे किसी का हो, किसके नाम से होगा? दिल्ली गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का डील करेगी किसके नाम से? गवर्नर के नाम से। क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं, और उसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे? गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑथराइज जो पर्सन होगा वो करेगा। और किसके बिहाफ पे ये माना जाएगा? क्लियर है? चलिए, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब है कि किसके जैसा? कॉन्ट्रैक्ट के जैसा, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इसमें इन्होंने बोला कि सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, कह रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर किसी और के साथ, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मत पढ़िए अभी, ये पढ़ लीजिए आप, तब कुछ पूछता हूं। देखिए, दो बातें समझिएगा यहां ध्यान से, दो चीजों। क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का मतलब है, मैंने ये चीज आपको बताया था कि अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, और आपने अगर किसी के लिए कुछ किया लेकिन सामने वाले बंदे के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, स्टिल यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर योर मनी। अगर आप याद करेंगे माइनर के केस में कि उसी के मां बाप की डेथ हो गई, उस बच्चे को लगातार आप केयर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कल के डेट में वो बच्चा बड़ा हुआ, प्रॉपर्टी का वारिस बना, तो आप उनसे वो पैसे क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं जो आपने किया, जबकि उस बच्चे और आपके बीच में कोई लिखित कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आपने एक्शन में वो चीज किया जो करने के बाद आप लायबल हैं उससे वो चीज क्या करने के लिए? रिकवर करने के लिए। यही था हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने बच्चे का भी एग्जांपल लिया था। अब यहां, हाँ किसका? हाँ, इसमें 3-4 चीज थी, सही कह रहे, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे क्वासी का, तभी मैंने बोला कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारा उसमें पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अब सुनिए, एक हमने पढ़ा था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
जो उन्होंने बोला सचिन ने। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर एक पार्टी ने कुछ किया, दूसरे पार्टी ने उससे बेनिफिट डिराइव कर लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही नहीं था, तो कहा गया कीप बोथ द पार्टी एट द सेम पोजीशन वेयर दे वर बिफोर मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो जैसे थे उनको उस पोजीशन पे क्या करो, पहुंचा दो। लेकिन अगर उनमें से किसी एक ने उसमें से कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया तो वो बेनिफिट उसको क्या करेगा, वापस देगा। ये दो बातें यहां मुझे आपसे सुननी थी, जाननी थी। अब आइए इसमें कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग, किसके लिए, फॉर अनदर पर्सन, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, सच अदर पर्सन enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect to restore the things so done or delivered। क्लियर है ये बात, कोई बड़ा चीज नहीं, जो हमने बात की उसी को यहां गवर्नमेंट के केस में लिखा। लेकिन if the requirement of section 70 of contract act are fulfilled, then the government will be liable to pay the compensation for the work actually done or services rendered by the state। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है और सामने वाले ने अपना काम पूरा कर दिया है, तो इस केस में वो एंटाइटल है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी से, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से, गवर्नमेंट से क्या ले सके, कंपनसेशन ले सके। सूट अगेंस्ट स्टेट इन टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या था, और सिविल रॉन्ग बोले तो हाँ, लीगल रिमेडी मिलेगा। लेकिन इसमें था कि कोई सिविल रॉन्ग होगा तभी, क्रिमिनल रॉन्ग के लिए टॉर्ट अवेलेबल नहीं था। तो यहां पे इन्होंने कहा कि आर्टिकल 300 ऑफ किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर जो है वो कहीं भी कोई भी ऐसा एक्टिविटी हुआ जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में से कोई भी ऑफिसर कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई ऑफिसर कर रहा है, या कोई भी ऐसा बॉडी जिसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं, चाहे वो जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज के जो है प्रोफेसर हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी और क्यों ना हो, अगर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट है जिसको हम स्टेट कहते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल या किसी लेवल पे, तो उसके किसी भी तरह के किए गए काम के लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी। इसी को टॉर्ट में हमने पढ़ा था, जिसको टॉर्टियस लायबिलिटी कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की लायबिलिटी हमने देखा था कि एजेंट के द्वारा अगर कोई गड़बड़ी हुआ है तो प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा और उससे कंपनसेशन क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, एमसीडी वगैरह, इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि भाई उस बंदे ने किया था, का उस बंदे ने किया था, आपको जो डिसिप्लिनरी एक्शन चलाना है चलाइए, उसको मारना है, कूटना है, जो करना है आप कीजिए, पहले जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है वो हमें कंपनसेशन दे दीजिए। मतलब ये कि कोई आदमी आया और वो जो है वो नेग्लिजेंट तरीके से आपके घर पे जो है वो पानी का कनेक्शन कर रहा है, पॉसिबल, आपने अप्लाई किया दिल्ली जल बोर्ड से पानी के लिए, तो आते हैं ना लोग कनेक्शन के लिए, और वो जानबूझकर नेग्लिजेंट तरीके से काम कर रहे हैं। अगर गुड फेथ में काम करते हैं तो नहीं, नेग्लिजेंट तरीके से काम कर रहे हैं। और नेग्लिजेंट तरीके से काम करते हुए उन्होंने क्या किया, आपका वहां जो अर्थिंग गला हुआ था उस अर्थिंग को जो है वो डैमेज कर दिया, घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, पानी कूदने काम कर रहे थे, उन्हें बता दिया गया था कि वहां अर्थिंग है, आप उसी तरीके से करें, ध्यान नहीं रखा, इसी को तो नेग्लिजेंसी बोलते हैं, और नुकसान हुआ आपके इक्विपमेंट का। अर्थिंग मतलब अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को और सिक्योर करने के लिए कि किसी चीज को छुए तो आपको झटका वगैरह नहीं लगेगा। या कभी कभी आप देखिएगा किसी जगह पेन ड्राइव वगैरह अगर मेटल का रहेगा और लैपटॉप में लगाइएगा और कहीं छुइएगा जमीन पे खाली पैर रख करके, तो हल्का झंझनाहट फील होगा। या कभी आप अपने कूलर वगैरह को ऑन कर दिए और कूलर को छुएंगे और अगर वायरिंग में अर्थ स्ट्रांग नहीं है तो हल्का झंझनाहट सा आपको फील होगा।
तो अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया, उसके कारण इक्विपमेंट को नुकसान हो गया, तो ऐसे केस में कौन अकाउंटेबल होगा? बोला गया कि जो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड है वो पे करे और बाकी निपटते रहे जो उनके काम करने वाले आए थे। क्लियर है ये चीज? तो ये हुआ आपका कौन सा जो है वो कहा कि सूट अगेंस्ट स्टेट इन केस ऑफ व्हाट? टॉर्ट। तो ये टॉर्ट का लायबिलिटी उनके ऊपर बनता है और ऐसे केस में उनको क्या पे करना पड़ेगा? डैमेज। एंड डैमेज मीन्स क्या हुआ? कंपनसेशन जो है वो पे करना पड़ेगा। और पब्लिक सर्वेंट may be negligent in exercise of his duty, it may however be difficult to recover compensation from him. उस पर्सनल आदमी से रिकवर करना क्या है? मुश्किल है। तो कहा किससे रिकवर करेंगे? स्टेट से रिकवर करेंगे, ना कि वो आदमी जो क्या आया था, कनेक्शन लगाने के लिए आया था, उससे तो रिकवर नहीं होगा। तो हम किससे रिकवर करेंगे? दिल्ली जल बोर्ड से, जिसका वो एम्प्लॉय था। Therefore, like all other employer, state, बाकी के एम्प्लॉयर की तरह state must made what? Vicariously liable for the wrongful act of its। यही तो हमने vicarious liability में पढ़ा था कि एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? अकाउंटेबल। देखिए बहुत छोटी छोटी बात होती है, लेकिन अगर आप पिछले चैप्टर्स को पढ़ेंगे कुछ तो वजह होगा कि आप देखते होंगे। कोशिश ये की जाती है कि वो चैप्टर पहले हुआ जो बाद में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। कोशिश ये है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं आपको बोल देता हूं कि क्या करेंगे इसको कभी, और क्योंकि कितने को भी सीक्वेंस बनाए कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा तो रहता ही है कहीं ना कहीं दिया हुआ। लेकिन इसमें देखिए टॉर्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट आया, तो ये कहीं ना कहीं हमारा पहले क्या था? पढ़ा हुआ था तो सुविधा हो गई। इसमें आपका कंपनसेशन एक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं आया जो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़े थे। ये केस देखिए, इसमें जो है एक पर्सन को डिटेन कर लिया गया। मामला कहां का है? रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और वहां ऐसे मामले इसीलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ये कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है और मुझे जो है वो खुशी से खुन्नस हुई, तो मैंने बोला कि पुलिस को जो है वो दिए 10,000, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने जो है वो 10,000 दिए और खुशी को जो है वो पूरा दुखी कर देंगे। वो पकड़ के इनको जेल में क्या कर दिया? किसी मामले में रख दिया। अगर ऐसा रख दिया तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने फरियाद लगाई। ज्यादा दिन नहीं रखा था। इलीगली इन प्रिजन, कितने दिन के लिए? आफ्टर हिज एक्वेटल इन फुल ड्रेस ट्रायल, कोर्ट अवार्ड कितना रुपया? बहुत पुरानी बात है, 30,000 रुपए का क्या दिया? डैमेज दिया। और फिर डिपेंड करता है कि किसको पकड़ा था। नाम से ही लग रहा है रुदल शाह अरोड़ा होगा। अगर कोई मान लीजिए ऐसा आदमी जिसका अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो उस केस में उसी अकॉर्डिंग पे करेगा ना। आपको एक दिन डिटेन कर लिया जाए और मान लीजिए, खैर मैं तो वैसे ही बहुत गरीब आदमी, या मान लीजिए कि हमारे सचिन सर को एक दिन डिटेन कर लिया जाए, मालधार आसामी, ये लोग जितेंद्र सर, मालधार आसामी, इन लोगों को अगर डिटेन कर लिया जाए तो इस केस में क्या होगा? इनके एक दिन की कीमत ज्यादा होगी तो इन्हें क्या मिलेगा? ज्यादा कंपनसेशन। मुझे एक दिन रख लिया जाएगा तो 10-20 रुपया दे देंगे, या हो सकता है मुझसे ही मांग दे कि पूरे दिन तो खिलाया था, खिचड़ी ही सही लेकिन खिलाया तो था। तो अगर कहीं और रहते तो वो पैसे तो खर्च होते। वैसे भी बाहर क्या खाते? तोरी घिया ही खाते, नहीं चना तोरी। तो हमने भी तो लगभग वैसा ही खिला दिया, तो बात बराबर हो गया। कहने का मतलब है जिसका जितना ज्यादा वर्थ हुआ एक दिन का, उतना ही ज्यादा उनको क्या पे करना पड़ेगा? कंपनसेशन। भीम शाह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें एमएलए साहब जो हैं वो जा रहे थे असेंबली में, लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने, सेशन चल रहा था। इनको जो है वो क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। वहां पे बहुत सारे चीज चलते रहते हैं, कभी पुलिस का ड्रिल, कभी कुछ, कभी अलग तरह के गवर्नमेंट से ऑर्डर आया, या कभी इंटेलिजेंस का कुछ आया कि हो सकता है इनके कार के जरिए या इनके कार में कुछ छिपा करके लोग कुछ ले जा रहे, कुछ भी ऐसा जो भी आया, इनको जो है वो कर लिया गया अरेस्ट। और अरेस्ट कर लिया गया तो इसमें जो है वो साफ साफ कहा गया कि इनको जो है अरेस्ट करना इनके साथ गलती थी,
गवर्नमेंट की तरफ से, और कितना कंपनसेशन दिया गया? 50,000 का कंपनसेशन दिया गया। ये मामला है आपका सी रामकोंडा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का ये मामला है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आपके में लिखा है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, लिख लीजिएगा आप भी कहीं, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट प्ली ऑफ सोवरीन फंक्शन and turned down and damages were awarded despite its being a case of exercise of sovereign function। इसका मतलब है कि स्टेट कह रहा है कि हम तो वेलफेयर काम कर रहे थे, इस बार हम कहां कुछ मॉनेटरी बेनिफिट का काम कर रहे थे, तो जब हम लोगों के ही वेलफेयर का काम कर रहे थे तो इसमें लोगों को हमसे कैसी शिकायत और क्या ये हो सकता है। कहा गया कि आपके सोवरीन वाले स्टेटस के कारण आप जो है वो बहुत गेम दे चुके हैं। अगर कहीं भी कुछ भी आपने ऐसा किया जो कि लोगों के लिए सही नहीं था, तो लोग जो है वो डैमेज लेने के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है, और कोर्ट उनको डैमेज सुनाएगी। और इनके इस प्ली को उन्होंने नहीं माना और डैमेज क्या कर दिया, सुनाया। सिचुएशन हो सकता है कि वो अनाज वगैरह ये बांट रहे होंगे, सामने वाले को नहीं मिला या उनके साथ जाति की गई, तो कहा गया कि आप सोवरीन काम कर रहे हो चाहे कुछ भी, आपका वो काम एडमिन के दायरे में आता है। किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव दायरे में आता है। तो इस केस में अगर आपसे कोई नेग्लिजेंस होगा तो आपको भी कंपनसेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ये बेसिकली एक जो है वो रिकोर्स सेंटर के साथ का है, रिसोर्स सेंटर के साथ, जिसका नाम सहेली है। ए वुमन रिसोर्स सेंटर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। जो एनजीओ अलग अलग तरह के काम के बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, वुमेन के लिए काम करते, उसी में से ये एक है। एक बच्चे को पुलिस ने अरेस्ट किया था, पुलिस कस्टडी में उस बच्चे की डेथ हो गई। पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उनको एट्रोसियस तरीके से जो है बहुत बेरहमी से पीटा गया, अनह्यूमन तरीके से उसकी पिटाई की गई, जिसके कारण उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कहा गया कि ऐसे केस में आप जो है वो किसी का बचाव और कुछ और ये नहीं माना जाएगा कि आप लोगों को बचा रहे थे। वो 9 साल का बच्चा जो है वो बहुत बड़ा क्राइम कर देता, दिस करता, दैट करता। कहा गया वो आपके कस्टडी में था, उसके बाद उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से पिटाई के जो है वो क्या मिले, जो है प्रूफ मिले हैं। तो आप जो है वो कंपनसेशन आप भी क्या करेंगे, पे कर। जो ऑर्डर आपको दिया जाएगा, जो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, वो अलग बात है। आपके स्टाफ्स को, आपके ऑफिसर्स को पेनलाइज किया जाएगा, सजा मिलेगी, वो अलग चीज है। लेकिन आप उस बच्चे को क्या करेंगे, उस बच्चे के मां को क्या करेंगे, आप कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लायबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने गड़बड़ किया तो कहा स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो खुद और खुद कहिए उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंसी निकल के आ जाती है, तो ऐसे केस में वो आदमी पब्लिक सर्वेंट नहीं मान करके नॉर्मल पब्लिक की तरह क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। बस यही दोनों के बीच में क्या किया गया, कंपेयर किया गया। तो ये सारा कुछ आपका था किस एक्ट के बारे में, इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। तो फिर हम लोग बात करें सोर्स ऑफ लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या इन दोनों में से कोई भी जो है वो हमारा जो है वो कोई एक्ट है, कहा कि नहीं। ये बड़े सारे चीजों का जो है वो कहिए एक जो है वो समूह है, जिसमें हम कैसे लॉ बनाते हैं उसके लिए था सोर्स ऑफ लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भीतर बड़े सारे लॉ, बड़े सारे रूल्स और रेगुलेशन आते हैं, जो बेसिकली कहता है कि अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप जो है वो सारे के सारे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं पब्लिक को वो प्रोवाइड करें, तो इसके लिए उनको पावर मिलना जरूरी था कि कुछ पावर मिले ताकि वो क्या कर सके, उन राइट्स को लोगों तक पहुंचा सके। और उसी के लिए हमने पढ़ा कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो चलिए अब फिलहाल हमारा जो है JIGL का जो है वो राउंड क्या हुआ, खत्म। अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ये सुनिए। आपको ये चीज कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है और कुछ दिनों के बाद
तकरीबन 1 या 2 महीने के बाद एक शॉर्ट इंटरवल पे आपको बताया जाएगा कि इन टॉपिक के साथ आप क्या करेंगे, रिवाइज करके आएंगे और उससे रिलेटेड हम डिस्कशन, क्वेश्चंस और उन चीजों को करेंगे। और इसका एक और राउंड जो होगा, जो बिल्कुल लास्ट में होगा, जिसमें हम लोग बिल्कुल ये सीखेंगे कि कैसे अब एग्जाम में फाइनली क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। जो हम लोग रिवीजन राउंड करेंगे उसमें भी ये सीखेंगे कि किस चीज को करें, लेकिन जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किन चीजों पे बिल्कुल हम क्या करें, फोकस कर दें पूरे में से। अभी रिवीजन हम किसका करेंगे, पूरे के पूरे का करेंगे, कोई भी पार्ट को अभी हम नहीं छोड़ेंगे। और जब हम रिवीजन राउंड में मेरे साथ आप बैठेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि कैसे फिलर्स को हटाना है। और जो मैंने आपको बताया भी है कि हमेशा एक एक लाइन जैसा चीज दिमाग में रखिए और सारे फिलर्स को क्या करके चलिए, हटा करके चलिए। तो अभी फिलहाल GIGL हमारा खत्म। अब हमारा पहला कोशिश रहेगा कि हम लोग क्या कर ले, SBILL को एक बार खत्म कर ले, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि कम से कम हमारा एक ग्रुप क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और फिर हम लोग मॉड 2 के साथ क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अदरवाइज हमें लगेगा कि अभी हमारा ये भी खत्म नहीं हुआ है और ये भी खत्म नहीं हुआ है। तो अब हमारा हम आपको जो पहले ही सारे नोट्स दे दिए गए हैं, आप हर दिन क्या करेंगे, वो सारे नोट्स आप कैरी करेंगे। जो नोट्स आपको एडवांस में क्या किया गया है, दिया गया है। और हमेशा जो पिछला 2 लेक्चर खत्म हुआ है वो नोट्स हमेशा अपने पास रखेंगे, ताकि कभी मैं बोल सकता हूं कि आप रिवीजन कीजिए आधे घंटे और इसके बाद मैं आपका क्या लूंगा, ओरल टेस्ट लूंगा। वो किसी तरह से हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा 2 चैप्टर बैक कैरी करेंगे और जितने एडवांस में दिए हुए हैं वो सब क्या करेंगे, कैरी करेंगे। जो मॉड 2 में है वो स्टॉक एक्सचेंज भी अपना क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ताकि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी क्या कर सके, जरूरत पड़े तो कर सके। कोशिश तो रहेगी SBIL खत्म कर ले, लेकिन कभी बोर होने लगे, थोड़ा सा लगा बहुत लंबा हो गया है, मॉड 1 वाले बच्चे थक गए हैं तो इनको विदा कर देंगे। और तब जो है वो मॉड 2 वाले क्या पढ़ेंगे, तब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे, जैसे हम लोग अभी भी करेंगे। मॉड 1 वाले को जो है वो विदा करेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। चलिए तो चलिए फिलहाल आज जो है वो जी लीजिए अपनी जिंदगी। आज सब लोगों की जो है वो छुट्टी। थैंक यू सो मच।